नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं वक्त से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। वक्त कब किसको धूल चटा दे ये कोई नहीं जानता, और वक्त कब किसको आसमान पर उड़ा दे ये भी कोई नहीं जानता। वक्त ही ऐसा है जो व्यक्ति को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल बिहार की सियासत में पशुपति कुमार पारस का है। जी हाँ, कभी अपने भतीजे चिराग पासवान को धूल चटाने वाले पशुपति कुमार पारस आज खुद धूल फाँकने को मजबूर हैं, और कहा जा रहा है कि अब वो एनडीए से बाहर हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। तो क्या ऐसे मौके पर भतीजा चाचा के प्रति दरिया दिल दिखाएगा? क्या होगा ये तो वक्त के गर्भ में है। लेकिन फ़िलहाल हम सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से समझते हैं कि आखिर पशुपति कुमार राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी क्यों थे। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय ही पशुपति कुमार पारस एनडीए से आउट हो गए थे और चिराग पासवान ने उनकी पूरी व्यवस्था कर दी थी और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था लोकसभा चुनाव के समय। और इस्तीफा दे करके वो आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी में उनकी दाल नहीं गली, लालू प्रसाद नहीं तैयार हुए या चिराग पासवान ने तेजस्वी को मैनेज कर लिया। फिर वापस वो एनडीए में लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत हो गई, तो एनडीए में आ गए। तो एनडीए में ऐसे ही अपना बैठे हुए थे। भाजपा तो यूज एंड थ्रो की रणनीति अपनाती है। चिराग पासवान को डाउन करने के लिए बोला जाता है ना कि हाथी जब पगलाता है तो एक ऊँट रखा जाता है उसको कान ऐंठने के लिए, पागलपन शांत करने के लिए। तो उसी प्रकार चिराग पासवान को शांत करने के लिए भाजपा पशुपति पारस को कभी आगे बढ़ाती है, कभी पीछे हटाती है। लेकिन अभी जो स्थिति हो गई है, अब एनडीए का चुनाव का समय आ रहा है। चुनावी वर्ष में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे 2 महीने में। तो चुनावी वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव होना है, तो विधानसभा चुनाव में जो वोट का समीकरण है एनडीए का, उसमें पशुपति पारस का कहीं कोई स्थान है नहीं। तो इसलिए अब नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग चिराग पासवान को ही तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास 5 से 6% वोट है और वो वोट जिधर जाएगा उधर सफलता मिलेगी। और पशुपति कुमार पारस के पास कुछ है नहीं। इसीलिए चिराग पासवान ने पहले नीतीश जी से मिल करके, जो उनका पार्टी का कार्यालय था जिस पर पशुपति पारस का कब्जा था, पहले उसको मुक्त कराने का अभियान चलाया। तो एक पटना में उनका जो आवास था, सरकारी आवास, वो भी अब छिन गया है। नोटिस चिपक गया है। अब किसी भी दिन उनको बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस खाली करवा देगी। उसके बाद हो गया कि भाई अब पारस जी जाएंगे कहाँ। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, विधानसभा चुनाव में भी कोई पूछ नहीं। कल एनडीए की बैठक हुई, उसमें पशुपति कुमार पारस को बुलावा तक नहीं आया। तो ये चिराग पासवान का दबदबा है। और वो बोला जाता है कि चाचा से बदला ले रहे हैं अपना, क्योंकि जब चाचा तक से बदला ले रहे हैं या चाचा को चाचा की भाषा में जवाब दे रहे हैं? अब जिस भाषा में कहिए, बदला लेना या भाषा में जवाब देना, चूँकि जब तक रामविलास पासवान जीवित थे तो पार्टी का टोटल काम पशुपति पारस करते थे। टोटल रामविलास पासवान जी राजनीति करते थे और उनके एक भाई रामचंद्र पासवान बस एमपी बन के अपना घूमते टहलते थे और मैनेजमेंट का काम पारस देखते थे। लेकिन चाचा के मरते ही भतीजा ने पार्टी पर कब्जा जमा लिया और सबकी अनदेखी करने लगे। और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हराने का काम किया था भाजपा की ही मदद से। तो नीतीश कुमार उस बात से चिढ़े हुए थे, तो उनको बदला लेना था। तो पशुपति पारस उनको मिल गए, तो उन्होंने भाजपा से बात करके चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया। अकेले चिराग बच गए, बाकी सभी 5 सांसद को लेकर के निकल गए, अलग गुट बनवा दिया और पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री भी बनवा दिया। तो ये तो उपलब्धि रही पशुपति पारस की कि भाई चिराग से तोड़कर केंद्र में मंत्री बन गए, जबकि
चिराग चाहते रह गए केंद्र में मंत्री बनना, लेकिन भाजपा ने उस बार नहीं बनाया था। उसके बाद जब समय पूरा हुआ, चुनाव का समय आया, तो भाजपा ने सर्वे कराया, उसमें पता चला कि भाई पारस जी के पास कुछ नहीं है खजाना वोट का, तो उन्होंने चिराग पासवान का चयन किया और पशुपति पारस को किनारे कर दिया। आज पशुपति पारस किनारे बैठे हुए हैं। अब बोला जाता है कि डूबता सूरज को कौन पूछता है, उगते सूरज को सब लोग पूछते हैं। पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है, तो पशुपति पारस किनारे हो गए हैं। अब उनके पास क्या विकल्प बचा है? इंडिया गठबंधन में जाना, और नहीं तो चुपचाप मन मार के एनडीए में पड़े रहना। जी जी, एनडीए में पड़े कैसे रह सकते हैं जब वो एनडीए में कोई उनको पूछ ही नहीं रहा, तो एनडीए में करेंगे क्या? लेकिन क्या ये एक बेहतर मौका नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए कि पशुपति कुमार, जिन्हें आप संगठनकर्ता कहते हैं, कि संगठन बनाया उन्होंने पूरे एलजेपी का, उन्हें अपने पाले में लाकर इसका लाभ उठाए? देखिए, पशुपति पारस भी अब नीतीश जी और लालू जी की तरह अपने राजनीति की अंतिम पाली खेल रहे हैं, तो संगठन चलाना और ये अब उम्र का फैक्टर उन पर भी है। तो युवा नेता जो भी है, अभी तेजस्वी हों, चिराग पासवान हों, या जो भी युवा नेता हैं, तो वो अब 60 पार वाले को नहीं लेना चाहते हैं, राजनीति में आगे नहीं करना चाहते हैं। हाँ, जैसे इंडिया गठबंधन में आएंगे एनडीए से, तो ऐसे रहेंगे एक नेता के रूप में, अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, लेकिन बाकी कुछ वहाँ मिलना नहीं है। अब चिराग पशुपति पारस को अगर कहीं मिलना है, कुछ मिलेगा भी, तो एनडीए में ही, चूँकि अभी सरकार एनडीए की, हो सकता है नरेंद्र मोदी अमित शाह उनको कहीं गवर्नर भी बना दें। और अगर कोई पूछ नहीं है, जैसे कोई कहीं पूछ नहीं होगा, तो उनके पास विकल्प क्या है? अंतिम में इंडिया गठबंधन में आकर के, जैसे अभी बैठे हुए बाकी लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन गठबंधन में है, जिस तरह से एनडीए में है उसी तरह से इधर रहेंगे, इधर थोड़ा पूछ भी हो जाएगा। जी, लेकिन अब चाहेंगे कि पुराना लौटना, पुराने फेज में, तो चिराग पासवान ही उनको लौटा सकते हैं। चिराग पासवान ही उनको, अगर पार्टी में तरजीह देंगे, उनको पद देंगे, चिराग पासवान चाहेंगे तो उनको कुछ मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान चाचा पे रहम करेंगे? और देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति में हर चीज़ समय के साथ बदलते रहता है, लेकिन पारिवारिक झंझट जो होता है, पारिवारिक विवाद, उसमें समझौता नहीं होता है। पारिवारिक विवाद जहाँ होता है तो वो बहुत ही लंबा खींचता है। तो उन्होंने पारिवारिक विवाद हो गया है, चाचा भतीजा की लड़ाई हो चुकी है ये। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान कुछ खास करेंगे और चाहेंगे कि भाई, अगर चाहते तो भवन का थोड़ी खाली कराते, सरकारी आवास थोड़ी खाली कराते। नोटिस लग गया, अब कब्जा 7 दिन के बाद कब्जा होगा उनका। तो पारिवारिक लड़ाई हो गई है, चाचा भतीजे की लड़ाई हो गई है, और इसमें उनके पूरी तरह से पशुपति पारस को ख़त्म करके ही चिराग पासवान दम लेंगे। और वो एक एक कदम उठाते जा रहे हैं, कदम बाई कदम उनको। जैसे आप देख लीजिए ना भाई, उनके पार्टी से देखिए, पहले तो उनके साथ जो भी लोग थे सबको टिकट काट दिया, चाहे सूरजभान हो, चाहे रमा सिंह हो, चाहे जो भी है, सबका उन्होंने पहले पत्ता साफ किया। एक बीना सिंह को मिल गया। तो बीना सिंह का अलग मामला है, अर्थ का मामला है, दूसरा मामला है, वैशाली जिला का मामला है। तो उनको माफ़ी दे दी, माफ़ी मांगा तो उनको माफ़ी मिल गई। और बहुत सारी कहानियां हैं उनके पीछे कि भाई बीना देवी को क्यों टिकट दिया, क्या क्या मामला है उनका। तो वो बीना देवी का मामला अलग था, उन्होंने माफ़ी मांग ली। पशुपति पारस भी अगर माफ़ी मांग लेते तो उनको माफ़ी मिल सकती थी, लेकिन है तो चाचा। और अब मुझे लगता है कि अब तीनों भाई में अब ये भी अपना, मुझे लगता है कि 70 के आसपास हैं, एज हो चुका है। अब राजनीति, अब संन्यास की ओर प्रस्थान करेंगे या वहीं बैठे रहेंगे? भाजपा जो दे देगी। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है, कोई पद अगर चिराग चाहेंगे तो मिल जा सकता है, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे। और नहीं तो इंडिया गठबंधन के पास खुला हुआ है विकल्प, यहाँ आकर के अपना राजनीति। चिराग चाहेंगे तभी कुछ संभव है। निश्चित तौर पर एनडीए में है तो बगैर चिराग के इच्छा के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इंतज़ार का फल मीठा होता है कभी कभी। अगर चिराग पासवान कहीं विधानसभा चुनाव में पिछले बार की तरह एनडीए से अलग होते हैं तो उनकी लॉटरी लग सकती है। जैसे चिराग पासवान बैठे रहे, 10 साल इंतजार किया, अब देखिए इस बार उनको मंत्री पद मिल गया। अगर वो एनडीए छोड़ देते तो मंत्री पद नहीं मिलता। वो समय का चक्र होता है कि नीतीश जी आरजेडी के साथ चले गए तो चिराग फिर वापस एनडीए में चले आए।
अगर नीतीश जी आरजेडी के साथ नहीं जाते तो आज चिराग पासवान आरजेडी के साथ रहते हैं, मंत्री नहीं बनते। तो समय का चक्र राजनीति में बदलते रहता है, और अगर वहाँ रहेंगे तो अगर चिराग पासवान हो सकता है विधानसभा चुनाव में फिर वो हर सीट पर कैंडिडेट दें अपनी संगठन विस्तार, पार्टी विस्तार को लेकर के, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है पारस को। और नहीं तो फिर एक होता है ना कि या तो बहती धारा के साथ चलिए या धारा के विपरीत चलिए। धारा के साथ चलिएगा तो कभी ना कभी कुछ मिल सकता है, और धारा के विपरीत चलिएगा तो या तो डूब जाइएगा या बहुत आगे निकल जाइएगा, जीत जाइएगा। तो अब धारा के साथ चलना है या धारा के विपरीत चलना है तो पशुपति कुमार पारस को तय करना है। जी। लेकिन ये वक्त भी बता सकता है कि पशुपति कुमार पारस क्या कुछ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सब वक्त का खेला है, तकाजा है, और वक्त ही वो ताकत है जो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। और आज पशुपति कुमार पारस मंत्री से संतरी बन गए हैं, कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।